हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो पिछले सेशन में हमने पढ़ा था संख्या के बारे में। तो कुछ पॉइंट्स हमने पढ़े थे जिनमें प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ऋणात्मक, धनात्मक, पूर्णांक संख्याएं, इनको हमने कवर किया था। इस क्लास में हम कवर करेंगे, कुछ पॉइंट्स देखेंगे जिनमें सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है। तो क्या होती है, दो हो जाएगा। कौन सा पॉइंट हो जाएगा, दो हो जाएगा। सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगी, दो। यानी कि सम संख्या किसे कहते हैं कि जो दो से पूरी पूरी क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है या कट जाती है। वहीं पर दूसरा हमने पढ़ा था पिछले क्लास में कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक होती है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, यानी कि गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। जहाँ कि एक से शुरू होते हैं गिनती से, लेकिन शून्य को उसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जो शून्य के साथ सम्मिलित होता है उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहा जाता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है, क्या होती है, एक होती है। यहाँ तक हमने पिछली क्लास में कवर किया था। इस क्लास में हम कवर करेंगे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या, सबसे पहले हम जानेंगे कि अभाज्य संख्या होती क्या है। तो इसी कुछ परिभाषाएं हैं जो वो देखते हैं कि वे संख्या जिसके केवल दो भिन्न अपवर्तक हैं। क्या होते हैं, दो भिन्न अपवर्तक होते हैं, एक तथा स्वयं, उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं या कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से ही पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं या कट जाते हैं, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11। कैसे देखेंगे समझ में आएगा। 2 या 3, देखें इसके गुणनखंड इन्होंने क्या बोल रखा है, एक तथा स्वयं। तो एक क्या होगा, इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, एक। और यहाँ पर क्या होगा, 2। देखें इस 2 का गुणनखंड क्या निकल कर आएगा, एक। क्या बोला गया कि एक सबका गुणनखंड होगा और इसे 2 से विभाग देने पे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी ये डिविजिबल है। तो 2 कितने गुणनखंड बन रहे हैं यहाँ पे, 2। इसलिए इसका क्या हो जाएगा, एक तथा स्वयं। तो वह स्वयं संख्या क्या है, 2 है और 1, इसलिए यह क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। वहीं पर देखते हैं क्या तीसरा, ये 3 है तो यहाँ पर देखेंगे 3 जो है, तो यहाँ पे 3 निकल कर आएगा, 3। और ये इसका क्या हो जाएगा, स्वयं, एक गुणनखंड निकल कर आएगा, 1 तथा 3। तो इन्हें क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है ना। यहीं पे देखते हैं अगला पॉइंट। तो आपको उम्मीद हो कि ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, सिर्फ फर्क इतना होता है कि इसमें सिर्फ 2 गुणनखंड पाए जाते हैं, लेकिन इसमें क्या होते हैं, इनमें गुणनखंडों की संख्या 3 हो जाती है। वहीं पे देखते हैं कैसे, कि वे संख्या जिसके अपवर्तक 2 से अधिक होने, यानी कि 2 नहीं होना चाहिए, 2 से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, जो कि स्वयं 1 हो और जो संख्या होती है वह, और उसके क्या कम से कम एक और गुणनखंड कोई मिल जाए। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है ना। ऐसी संख्या, एक और परिभाषा लिखी हुई है यहाँ पे, देखेंगे। ऐसी संख्या जो एक स्वयं और कोई दूसरी संख्या भी हो जिससे वह पूरी पूरी क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, उसे हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे में 4 यहाँ पर लिखा हुआ है, 4। तो देखेंगे 4 क्या है, जो कि 1 से भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, 1 से भाग देने पे 1 कट जाएगा। वहीं पे ये इसका 2, 2 दूनी 4, तो 2 से भी क्या, 2 2 जा 4 होता है, तो यहाँ से भी, लेकिन इसका एक और गुणनखंड बनेगा 4, यानी कि इसके गुणनखंड कितने बनकर आ गए, 3, 1, 2 और 4, जो कि हमने बताया कि जो स्वयं, यानी कि इसमें गुणनखंड 2 बन रहे थे, लेकिन इसमें गुणनखंड कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसमें एक पॉइंट नजर आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। यहाँ पर नोट में लिखा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है परिमेय संख्या, है रेशनल नंबर। क्या होता है ये, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसे हम p बटा q के रूप में व्यक्त कर पाए। यानी किसी भी संख्या को यदि p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, यानी रेशनल नंबर कहा जाता है। देखिए यहाँ पे परिभाषा लिखी हुई है, ऐसी संख्या जिसे
p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे लिखा भी है q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी देखें ऊपर ध्यान से, तो p बटा q ये क्या होता है, नोमिनेटर, ऊपर नोमिनेटर होता है, नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर। ऊपर अंश होता है, नीचे क्या होता है, हर। इसको नोमिनेटर कहते हैं ऊपर वाले को, नीचे वाले क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है ना, याद रखेंगे, नोमिनेटर, नोमिनेटर, नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर। क्या होता है, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ठीक है ना, याद रखेंगे इसे। तो जो हर है यानी डिनोमिनेटर है, वो कभी शून्य नहीं होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है ना, इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है नोट में कि सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है, एक से। कहां से शुरू होती है, देखिए दोस्तों, तो प्राकृतिक संख्या जो शुरू होती है एक से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है, एक से, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ये कैसे जानेंगे कि ये प्राकृतिक संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं, तो इसको हम देखेंगे। तो देखिए क्या किया जाता है कि सबके नीचे हम क्या कर लेंगे, हर में एक कर लेंगे। क्या कर लेंगे, एक। तो क्या ये p बटा q का रूप नहीं हुआ, हो गया। देखिए ऊपर क्या बनकर आया, p, नीचे क्या बनकर आया, q। लेकिन देखिए इसमें बोला गया है कि q शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ शून्य के बराबर नहीं है, एक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी एक क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। 2 भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। 3 भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। समझ में आया, ठीक है। तो देखिए यहीं पे एक पॉइंट बनकर आता है आपके एग्जाम में, यहाँ से आपको कम से कम एक प्रश्न या 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि पूरे संख्या से कम, पिछले क्लास में हमने जैसा कि बताया था कि 2 से 3 प्रश्न मिलेंगे, तो ये भी संख्या का ही है। तो मानकर चलिए कि कम से कम 2 प्रश्न आपको या 3 प्रश्न देखने को इस संख्या चैप्टर से मिल जाएंगे, नंबर सिस्टम से। ठीक है, तो पूछ रहा है यहाँ पे, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो आप इसे बताएंगे कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो देखिए शून्य मैं बता रहा हूं, शून्य, शून्य क्या हो गया, एक संख्या, उसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। यानी कि शून्य में एक का भाग देने पे क्या आएगा, शून्य आएगा। ठीक है, तो क्या इसको हम p का रूप देंगे और इसको हम क्या बोलेंगे, q। देखिए ऊपर का जो अंश का पोर्शन है वो शून्य है, लेकिन q शून्य नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ नहीं भी है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है q नॉट इक्वल टू 0, तो इसलिए यह शून्य के बराबर नहीं है, इसलिए क्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हाँ आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाँ। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे बनकर आते हैं कि एग्जाम में पूछता है कि 2 परिमेय संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम इसे देखेंगे कि 2 परिमेय संख्याओं का योगफल, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, तो यहां तक के लिए इस क्लास में रहने देते हैं। अगली क्लास में 2 परिमेय संख्याओं का योगफल, गुणनफल, भाग, ये गुणे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।